हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका नागरिक शास्त्र की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जो किताब है नागरिक शास्त्र, इसको दो भागों में विभक्त किया हुआ है। एक है खंड क और दूसरा है खंड ख। तो जो खंड क है उसमें हम विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने शीत युद्ध का दौर पढ़ा, उसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ा। तो इस वाले भाग में खंड क में हम केवल विश्व की बात करते हैं। और जो खंड ख है ये है स्वतंत्र भारत में राजनीति। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली, तो उसके बाद भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन सी सरकार आई, क्या क्या घटनाएं घटी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे खंड ख में। तो नागरिक शास्त्र के दो पार्ट, खंड क जिसमें हम विश्व की राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं, और खंड क है जिसमें हम स्वतंत्र भारत की राजनीति के बारे में बात करते हैं। तो आज हम खंड ख का ही पहला चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस वाले चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये चैप्टर किसका भाग है, खंड ख, स्वतंत्र भारत में राजनीति, अर्थात जब भारत को आज़ादी मिली, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो उसके बाद की क्या क्या कहानी रही वो हम खंड ख में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं कि आप अपने नागरिक शास्त्र को इसके प्रत्येक चैप्टर को आप एक कहानी की तरह सुने, एक कहानी की तरह समझने का प्रयास करें, तो जिससे आपको घटनाएं याद रहेंगी और आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके अच्छे से समझ पाएंगे। तभी आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती, इस चैप्टर की कहानी कहाँ से शुरू होती है? इस चैप्टर की कहानी शुरू होती है कि जब 14 तारीख की रात को, यानी कि 15 की सुबह, तो उसे हम कहेंगे 14-15 अगस्त, 14 की रात या 15 की सुबह की जो मध्य रात्रि थी, यानी कि 14 की रात को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो देश के आज़ाद होते ही देश का विभाजन हो गया। देश दो टुकड़ों में बट गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। जो भारत है, भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही समय में आज़ादी मिली, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी, आप सभी को मालूम है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में एक भाषण दिया। उस भाषण के थ्रू, भाषण का नाम ये है, और इस भाषण के थ्रू उन्होंने पूरे विश्व को ये बता दिया कि भारत अब स्वतंत्र हो चुका है। इस घटना को फिर समझिए। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भाषण दिया। उस भाषण के कई नाम हैं। उस भाषण को कहते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। उसका दूसरा नाम है नियति के साथ भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भविष्य के साथ एक वार्ता। तो एक ही भाषण कई नामों से जाना जाता है। इस भाषण के थ्रू जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे विश्व को ये बता दिया, ये सूचना दे दी कि भाई अब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं है, अब भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल चुकी है। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आते हैं वो ये हैं कि भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा में जो पहला भाषण दिया वो किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और उनके भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कई सारे नाम हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में से ये अक्सर पूछा जाता है। कोई भी एक नाम आपको दे दिया जाता है। सपोज़ ये लिखा होगा कि नियति के साथ भेंट किससे संबंधित है?
जवाहरलाल नेहरू से। या लिखा होगा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। तो ये भाषण आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब भारत तो स्वतंत्र हो गया, भारत को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ खुशी भी मिली और असहनीय दर्द भी मिला। भारत को स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ दोनों चीज़ें गिफ्ट में मिली। खुशी भी मिली, खुशी इस बात की कि भाई भारत आज़ाद हो गया है, अब हमें अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करनी होगी। और दर्द इस बात का हुआ क्योंकि भारत आज़ाद होते ही भारत के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। और इस विभाजन में बहुत असहनीय पीड़ा हुई, बहुत हिंदू मुसलमान के बीच में सांप्रदायिक दंगे हुए, लाखों लोग बेघर हो गए, महिलाओं और बच्चों पर बहुत अत्याचार हुए, 5 से 10 लाख लोग मारे गए। इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल जब भारत की आज़ादी हुई तो भारत को खुशी भी मिली और एक साथ दर्द भी मिला। तो जो एक आज़ादी का सेलिब्रेशन है वो भारत के लोग नहीं मना पाए, और ख़ास तौर से महात्मा गांधी जी ने तो जगह जगह जश्न भी बन रहे थे आज़ादी के, क्योंकि जिन लोगों को विभाजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था वो अपना खुशियाँ मना रहे थे। तो उन खुशियों में उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी बुलाया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने वहाँ जाने से मना कर दिया क्योंकि वो नाराज़ थे भारत के विभाजन से। अब जब भारत आज़ाद हो गया, इसको बच्चों अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि इस पर एक पूरा क्वेश्चन बनता है। अब जब भारत आज़ाद हो गया, अभी तक तो भारत के ऊपर किसकी सत्ता थी? अंग्रेज़ों की सत्ता थी। पूरा भारत की सरकार को वही चला रहे थे, सारे नियम कानून अंग्रेज़ बना रहे थे और हम लोगों को उनके नियम कानूनों को मानना पड़ता था। लेकिन जब अंग्रेज़ हमारे देश से चले गए, भारत को आज़ादी मिल गई। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने ये था, हमारे देश के नेताओं के आगे क्या था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, कि हम जो है भारत का निर्माण कैसे करें, क्या क्या परेशानियां आ रही थी। तो इस चैप्टर का नाम ही है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का निर्माण करने के लिए कौन कौन सी परेशानियां सामने थी, भारत को किन किन चुनौतियों से निपटना था। सबसे पहली चुनौती है एकता के सूत्र में बांधना। क्यों? क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है। ये हम जानते हैं बच्चों कि हमारे देश की ये खूबी है, हमारे देश की ये विशेषता है कि हमारे देश में बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब आप ऊपर कश्मीर में जाओ तो कश्मीर की भाषा अलग, कश्मीर का धर्म अलग, कश्मीर का खान पान अलग है ना, वहाँ की बोली अलग। आप उत्तर प्रदेश में आज जाओगे, वहाँ की भाषा अलग, वहाँ की बोली अलग, वहाँ का खान पान अलग। आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब का सब कुछ अलग। आप नीचे साउथ में चले जाइए, साउथ के लोग काले होते हैं, साउथ के लोग मछली ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वहाँ का जो परंपरा है, वहाँ की जो रीति रिवाज हैं, सब अलग। तो भारत तो इतने सारे राज्यों से बना हुआ देश है और प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है, अपना धर्म है, अपने रीति रिवाज हैं। तो भारत के कोने कोने में बहुत सारी संस्कृतियाँ पलती हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हम अपने प्रदेश के यूपी की बात करें तो वैसे यूपी में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी के साथ भी एक कस्बे से आप दूसरे कस्बे में जाओगे या एक ज़िले से आप दूसरे ज़िले में जाओगे तो हिंदी में भी, उस हिंदी भाषा में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो भारत इतनी सारी विविधताओं से भरा हुआ देश था। कैसे इन सबको ऊपर से लेके नीचे सभी लोगों को एक साथ एक भारत के अंदर जोड़ के रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि तुरंत ही जैसे ही भारत आज़ाद हुआ वैसे ही जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस बात पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था कि भाई जो मुसलमान लोग हैं उनका धर्म अलग, उनकी परंपराएं अलग, उनके रीति रिवाज अलग, और जो हिंदू लोग हैं उनका धर्म अलग, उनके रीति रिवाज अलग। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में किसी भी
तरीके का कोई भी समानता नहीं है। तो विभाजन में यही कहा गया, यही प्रारूप रखा गया कि भाई ये दो अलग अलग धर्मों के देश हैं, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं जिनमें कुछ भी समानता नहीं है। तो धर्म के आधार पर हिंदुओं का अलग देश होना चाहिए और मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए। लेकिन चलिए हिंदू मुस्लिम को छोड़ दें, इसके अलावा भारत में जो है सिख धर्म भी है, भारत में जैन धर्म भी है, भारत में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। मराठी भी बोली जाती है, कोंकणी भी बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है, पहाड़ी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, हरियाणवी भी बोली जाती है। इतनी तो भारत में भाषाएं बोली जाती हैं और सबकी अपनी अपनी धर्म है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबके अपने अपने नियम कानून हैं। तो कैसे इन सब में जो है इन सबको एकता के सूत्र में बांधे रखें, क्योंकि अभी तो केवल हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है पाकिस्तान बना है। हो सकता है कि कल को जो है पंजाब अलग हो जाए भारत में से, ठीक है, हरियाणा वाले कहें भैया हमें भारत में नहीं रहना है, हमें हरियाणा से अलग होना है, हिमाचल वाले कहें भैया हमें भारत में नहीं रहना है, हमारा धर्म अलग, हमारी संस्कृति अलग, सब कुछ अलग, हम भारत में नहीं रहना चाहते। तो इस तरीके से तो भारत का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत के अलग अलग जो भारत की सांस्कृतिक पहचान है, जो भारत की विभिन्न पारंपरिक पहचान है, उनको एकता के सूत्र में कैसे बांधे रखना। दूसरी चुनौती ये थी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, मतलब ऐसी सरकार की स्थापना करें, ऐसी सरकार लेके आएँ जो कि जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी लोगों को समानता प्राप्त हो। वह सरकार न तो अमीर को देखे न गरीब को देखे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह गरीब है, चाहे वह अमीर है, चाहे वह पुरुष है, चाहे वो महिला है, चाहे वो बच्चे हैं। तो इस तरीके से देश में क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करनी थी, जिससे कि समाज में सभी को अपनी स्वतंत्रता मिल सके और अपनी समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। तो दूसरी बड़ी चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करना। अब आते हैं तीसरी चुनौती। तीसरी चुनौती पे भाई हमने देखा भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत के पास कुछ छोड़ा ही नहीं था। अंग्रेज़ तो बिल्कुल कंगाल करके गए थे। जितने भी यहाँ पर संसाधन थे, सारे संसाधन जो है अंग्रेज़ों ने लूट खसूट लिए थे। आपने सुना होगा सबसे पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारा देश जो है, हमारे देश में इतना ज़्यादा पैसा था, इतने ज़्यादा संसाधन थे, इतने ज़्यादा जो है प्राकृतिक संसाधन थे, तो उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुग़ल आए, वो यहाँ के सारे संसाधन, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जितना भी अमूल्य रत्न थे वो सब अपने देशों में भेजते रहे। कम हो गया करके उसके बाद अंग्रेज आ गए, बची खुची जो है अंग्रेज़ों ने पूरी कर दी कसर। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज़ों ने हमारे जो देश का कच्चा माल था वो कच्चा माल जो है अपने देश को भेजते थे। भाई जैसे यहाँ से कपास ले लिया, यहाँ से लोहा इस्पात ले लिया, सारे कच्चा माल अपने देश को भेज रहे हैं और वहाँ से बना बनाया माल लेके हमारे ही देश में हमें ही महंगी कीमतों पर बेचते थे। तो ये अंग्रेज़ तो आए ही व्यापार करने के लिए थे, तो उनका मकसद ये था कि व्यापार के बहाने हम भारत में घुसेंगे, इसके सारे संसाधनों पर, उद्योग धंधों पर, प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करेंगे और धीरे धीरे सारा कच्चा सामान जो है अपने देश में भेजेंगे, वहाँ से पका पकाया माल भारत लेंगे और भारत के ही लोगों को ऊंचे दाम पर बेचेंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज तो हमें बिल्कुल ही कंगाल करके गए थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारा देश जो है बिल्कुल ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तो एक ये भी बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से समाज का विकास किया जाए, भारत का विकास किया जाए, और वो विकास कैसा हो, वो विकास ऐसा हो कि पूरे के पूरे संपूर्ण समाज का विकास हो। उसमें विकास किसी धर्म या जाति को देख के ना हो, अमीर या गरीब देख के ना हो, किसी की भाषा के आधार पर ना हो, या किसी के रंग के आधार पर जो है वो विकास ना किया जाए।
पूरे समाज को के सभी नागरिकों को एक समान देखकर जो है वो विकास किया जाए। और इसमें जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, ख़ास तौर से जिनको अब तक बिल्कुल पूछा नहीं गया है, जिनको हेय दृष्टि से देखा गया है, उनको जो है विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इस चैप्टर का जो नाम है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट विस्तृत 10 नंबर का प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या हैं। तो राष्ट्र निर्माण की ये 3 चुनौतियाँ हैं। इन पर विस्तृत उत्तर का क्वेश्चन भी बन सकता है, इन पर लघु भी प्रश्न बन जाता है। तो ये डिटेल में हम इनको अभी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।